Hey guys, welcome to third part of A Horse and Two Goats and hopefully ये last part होने वाला है. Let's get continued. The foreigner laughed heartily, took out another cigarette and offered it to Muni. तो ये सारी जो बातें चल रही थी कि परंगी लैंग्वेज के बारे में, उसको सुनने के बाद फॉरेनर को कुछ समझ तो नहीं आया, बट उसने कहा, मतलब वो खुशी से हंसा और उसने दूसरी सिगरेट निकाल के मुनि को दी. Who now smoked with ease, deciding to stay on if the fellow was going to be so good as to keep up his cigarette supply. अच्छा, तो अब जो है हु मतलब यहाँ पे मुनि को कहा जा रहा है, तो मुनि को अब पता था. अब मुनि ने मतलब स्मोक बड़े इजीली कर लिया क्योंकि उसने एक बार पहले वो कर चुका है, देखते ऐसे एक्सपीरियंस हो गया उसे, और उसने ये डिसाइड किया कि वो बातें करता ही जाएगा. स्टे ऑन मतलब स्टे ऑन टॉकिंग. ठीक है, अगर ये जो फेलो है दूसरा रेड मैन, वो उसको बीच बीच में ऐसे सिगरेट देता रहेगा तो उसके लिए तो फायदा है मुनि के लिए. मुनि को बहुत अच्छी लगी तो वो बातें करता जाएगा. ठीक है, अब वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा है. द अमेरिकन नाउ स्टूड अप ऑन द पेडेस्टल इन द एटीट्यूड ऑफ ए डेमोन्स्ट्रेटिव लेक्चरर एंड सेड. अब वो जो है पेडेस्टल पे जाके उसके जो बेस ऑफ स्टैचू है वहां पे खड़े होकर एकदम जैसे लेक्चरर होते हैं, मतलब जो काइंड ऑफ जो बड़े कॉलेजेस में या हायर लेवल की स्टडीज में जो मतलब टीचर्स होते हैं उनको लेक्चरर कहते हैं. ठीक है, जो लेक्चर देते हैं, तो वो जो उस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब दिखाना. जो लोग कुछ दिखाते हैं, विच मीन्स लेक्चर्स, जो लेक्चर्स को समझाने वाले लेक्चरर. ठीक है, एंड सेट running his finger along some of the carved decoration around the horse neck, speaking slowly and uttering his words syllable by syllable. ठीक है, तो अब उसने क्या किया, कुछ carved मतलब जैसे मान लो एक सरफेस है मेटल की और उस पे किसी धारदार चीज से कुछ लिखा गया हो, कुछ बनाई गई हो, वैसे इस पे वैसे कार्व्ड डिजाइन की उसको ऐसे टच करते हैं सिलेबल बाय सिलेबल, मतलब एक वर्ड को ब्रेक करके बहुत आराम से. जैसे मैं बोल रही हूँ लर्नर्स चेम्बर, तो लर्नर्स चेम्बर ऐसे कर करके मतलब ऐसे बोला उसने. आई कुड गिव अ सेल्स टॉक फॉर दिस बेटर देन एनीवन एल्स. तो वो कहता है कि जो सेल्स टॉक होती है, जो एक सेल्स पर्सन दूसरे को अपने जो सेल्स प्रोडक्ट है उसके तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बोलता है ना, जैसे कि नापतोल वाले लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे. तो कह रहा है मैं इस पे जो टॉक है वो कुछ मतलब किसी और से ज्यादा ढंग से कर सकता हूँ क्योंकि उसे इतना पसंद आया. ठीक है, दिस इज ए मार्वेलस कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड इंडिगो. ये बहुत ही प्यारा मार्वेलस कॉम्बिनेशन है येलो एंड इंडिगो कलर का. दो फेडेड नाउ, इवन दो वो फेड हो चुका है अभी क्योंकि बहुत पुराना है ये स्टैचू. हाउ डू यू पीपल ऑफ दिस कंट्री अचीव दिस फ्लेमिंग कलर्स. तुम इस कंट्री के लोग ये फ्लेमिंग कलर्स अचीव कैसे कर सकते हो, इतने जो ब्राइट है, लुमिनेंट है, एकदम बिखर रही रोशनी उनकी. मुनि नाउ अंडरस्टूड दैट द सब्जेक्ट वाज स्टिल द हॉर्स एंड नॉट द डेड बॉडी एंड सेड दिस इज आवर गार्डियन, इट मीन्स डेथ टू आवर एडवर्सरीज. मतलब वो समझ गया कि अभी भी बात किसकी हो रही है, हॉर्स के बारे में, डेड बॉडी के बारे में बात नहीं हो रही है. तो कहता है ये हमारा गार्डियन है, हमें बचाने वाला इंसान है, हमारा गार्ड है जो कि हमारे एडवर्सरीज मतलब हमारे विरोधी, हमारे एनिमी के लिए मौत बन के जो है हमारी रक्षा करेगा. एट द एंड ऑफ कलयुग, जब कलयुग खत्म होगा, दिस वर्ल्ड एंड ऑल अदर वर्ड्स विल बी डिस्ट्रॉयड. ये दुनिया और सारी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. एंड द रेडीमर मतलब होता है वो इंसान जो हमें सेव करता है आखिर. ठीक है, हमें बचाता है किसी चीज से. विल कम इन द शेप ऑफ ए हॉर्स कॉल्ड कल्की. तो कल्की नाम के एक हॉर्स के रूप में हमें बचाने वाला जो है एक इंसान आएगा. दिस हॉर्स विल कम टू लाइफ एंड गैलोप एंड ट्रैम्पल डाउन ऑल दी बैड मैन. और सारे बुरे आदमियों को कुचल देगा. ये लाइफ कम टू लाइफ मतलब इसमें जान आ जाएगी. और ये गैलोप करेगा विच मीन्स कूदेगा इधर से उधर. ठीक है, और सारे बुरे आदमियों को ये हॉर्स मार डालेगा. While he was brooding on this pleasant vision, the foreigner utilized the pause to say. ठीक है, तो while क्या हुआ कि ये सुनहरे मतलब प्लीजेंट विजन मतलब होता है अच्छा विजन, तो वो तो आपको समझ में आएगा ही. अच्छा नजारा. ब्रूडिंग मतलब किसी के बारे में बड़े एनॉयड या इरिटेटिंग सी
बोर होते हुए सोचना किसी चीज के बारे में, ठीक है, तब तक फॉरेनर ने कहा, मतलब उसने यूटिलाइज मतलब यूज किया ये पॉज को, ठीक है, यूटिलाइज द पॉज मतलब जब तक जो मुनि था वो ऐसे सोच रहा था कुछ, तब तक उसने इस पॉज को यूटिलाइज किया और अपने आप फिर खुद की बात लगा दी बीच में। आई एश्योर यू दैट दिस विल हैव द बेस्ट होम इन यूएसए, ये बेस्ट प्लेस मतलब जो इस हॉर्स को बहुत बेस्ट प्लेस मिलेगी यूएसए में, इसकी चिंता मत करो। आई विल पुश अवे द बुक केस, उसके घर पे बुक केस होंगी, केस मतलब बुक केस मतलब जैसे कि घर पे ये छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है, जो तो केस है वहां की सारी जो बुक है वो खिसका देगा। यू नो आई लव बुक्स एंड एम ए मेंबर ऑफ 5 बुक क्लब्स, ठीक है, एंड आई एम ए मेंबर नहीं लिखा, आई एंड एम ए मेंबर, ये भी एक लिखने का तरीका है, ठीक है। तो मुझे उसे बुक्स बहुत पसंद है, तो वो जो है 5 बुक क्लब का मेंबर भी था, एंड चॉइस और बोनस वॉल्यूम उसके घर पे माउंट अप हो गई थी, विच मीन्स माउंट अप मतलब कि जिसकी पहाड़ या फिर गड्ढी लग गई हो एकदम, मतलब उसके यहाँ क्योंकि वो मेंबर है क्लब का तो उसको फ्री में बहुत सारी बुक्स वगैरह मिलती रहती होंगी, तो जैसे टीचर्स के घर पे बहुत सारी रखी रहती है। और वॉल्यूम मतलब होता है सीरीज ऑफ बुक, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम 1 ऑफ फिजिक्स, वॉल्यूम 2 ऑफ फिजिक्स, ऐसे करके, मतलब वो एक ही बुक है, मतलब एक सीरीज है, एक पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे कर करके, तो इतनी सारी बुक्स उसके यहाँ है, ठीक है। इन आर लिविंग रूम, उसके लिविंग रूम में, एज हाई एज दिस हॉर्स इटसेल्फ, जितना बड़ा ये हॉर्स का स्टैचू है उतने ही बड़े मैंने यहाँ गड्डी लगी हुई है, बट दे विल हैव टू गो, बट लेकिन उन गड्डियों को जाना पड़ेगा। इवन दो मैं बुक से बहुत प्यार करता हूँ, मैं 5 बुक क्लब्स का मेंबर भी हूँ, बट इस हॉर्स के लिए मैं उन्हें साइड कर दूंगा। रूथ में डिसअप्रूव, रूथ उसकी जो वाइफ है शायद वो मना करे, ये कहे कि नहीं इन्हें इसको रखने की जरूरत नहीं है इस पुरानी चीज को, बट आई विल कन्विंस, लेकिन मैं उसे कन्विंस मतलब मना ही लूंगा, मतलब मैं उसे मना लूंगा, ठीक है। मुनि कंटिन्यूड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द वॉर, तो मुनि अपना डिस्क्रिप्शन कंटिन्यू कर रहा था तब से। आर पंडित डिस्कोर्स्ड एट द टेम्पल वंस हाउ द ओशियन आर गोइंग टू क्लोज ओवर द अर्थ इन अ ह्यूज वेव एंड swallow us। I don't know इनके पंडित कैसे हैं, ठीक है। इनके पंडित जो कहते हैं कि डिस्कोर्स मतलब बहुत सारे लोगों के सामने कुछ स्पीच टाइप की देना, कम्युनिकेशन करना, ठीक है। तो पंडित ने इनके कहा है कि एक ऐसा समय आएगा जो ओशियन है वो सारी धरती को निगल जाएगा, उसका जो पानी है, ठीक है। ह्यूज वेव, वेव मतलब वो जो ऐसे आती है ना, ऐसा करके पूरा उस वेव उगल जाएगी, जैसे सुनामी में वेव्स आती है, ठीक है। दिस हॉर्स विल ग्रो बिगर देन द बिगर वेव, बिगेस्ट वेव, अच्छा जो बिगेस्ट वेव होगी उससे भी ज्यादा बिगर, उससे भी मतलब उससे भी ज्यादा बिग ये हॉर्स हो जाएगा। हॉर्स मतलब अपना साइज ग्रो कर लेगा, एंड कैरी ऑन इट्स बैक ओनली द गुड पीपल, और अपने जो पीठ पे सिर्फ अच्छे लोगों को ही बैठा लेगा, एंड किक इनटू द फ्लड्स द इविल वंस, और जो इविल लोग होंगे उन्हें फ्लड में बाढ़ में किक कर देगा, ठीक है, वो सब मर जाएंगे। प्लेंटी ऑफ देम अबाउट, मतलब और वह आगे भी कहने वाला होता है कि उनमें से बहुत, ठीक है, ऐसे करके वो कुछ कहने वाला होता है। ही सेड रिफ्लेक्टिवली मतलब थिंकिंग केयरफुली, बहुत सोच के, ऐसे पुरानी बात है तो उसको सोच रहा था। डू यू नो व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, तो पूछता है कि तुम्हें पता है ये कब होगा, ये जो चीज होगी, ये वेव वगैरह आएगी। तो फॉरेनर नाउ अंडरस्टूड बाय द टोन ऑफ द अदर दैट ए क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड एंड सेड, तो फॉरेनर को समझ में आ गया उसकी टोन से कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसने पूछा, आई एम नॉट अ मिलेनियर बट अ मॉडेस्ट बिजनेसमैन, मैं मिलेनियर नहीं हूँ मतलब मैं लखपति नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मॉडेस्ट मतलब मीडियम बिजनेसमैन हूँ, मतलब मेरा बिजनेस सही चलता है, मीडियम क्लास का हूँ मैं, और मेरा ट्रेड है कॉफी, जो मेरा व्यापार है वो कॉफी में है। Amidst all the wilderness of obscure sound, Muni caught the word coffee and said, और wilderness मतलब कि जो चीज आप जानते नहीं हो, wild वो एनिमल्स होते हैं जो हम जिनसे हम ज्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं, तो ये जो जितना भी उसके अनयूजुअल वर्ड्स थे ऑफ ऑब्सक्योर साउंड मतलब अनक्लियर साउंड, जो उसे समझ नहीं आ रही थी, ऐसी साउंड, कोई साउंड अगर हमें समझ में आती जिसका मतलब समझ पाते हैं, विच मीन्स कि वो लैंग्वेज हमें आ रही होती है, ठीक है। इवन दो वो इशारों मतलब कोई डॉग हो उसकी आवाज भी हम पहचान लेते हैं, बट यहाँ पे क्या ऑब्सक्योर साउंड मतलब ऐसी साउंड जो आपको समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है, एकदम मतलब बस साउंड ही सुनाई दे रही है, उसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इन सारे साउंड में जब इतनी देर से वो बोल रहा है फॉरेनर, इन सभी साउंड में से उसे एक वर्ड समझ में आया, कॉफी, जो उसने बोला तो मेरा ट्रेड है कॉफी। तो अब उसने कहा, डू इफ यू वांट टू ड्रिंक कॉफी
कापी मतलब कॉफी को ही वो बोल रहा है. ड्राइव फर्दर अप इन द नेक्स्ट टाउन, दे हैव फ्राइडे मार्केट एंड देयर दे ओपन कॉफी होटल्स. ठीक है. सो आई लर्न फ्रॉम पासर बाय. ठीक है. मतलब वो कहता है कि अगर आपको कॉफी पीनी है तो नेक्स्ट टाउन फर्दर ड्राइव अप, मतलब वो ऐसे हिली एरिया से जा रहा था तो ऊपर जाइए, ऊपर ड्राइव करिए जाके, एंड वहां पे नेक्स्ट टाउन पे फ्राइडे मार्केट लगता है. ठीक है. वहां पे आप कॉफी होटल्स मतलब कॉफी होटल्स की बात कर रहे हैं वो. ठीक कर रहा है मुन्नी. ठीक है. जो कि उसने कहाँ से पता चला है, पासर बाई जो यहाँ से लोग निकलते रहते उनकी बात सुन के उसे पता चल गया कि वहां पे कोई ऐसा होटल है. द फॉरेनर सेड आई रिपीट आई एम नॉट अ मिलेनियर. वो फिर कहता है कि अरे मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं मिलेनियर नहीं हूँ, मेरे लखपति नहीं हूँ मैं. आर इज अ मॉडेस्ट बिजनेस. तो आप समझ रहे हैं क्या कंफ्यूजन हो रहा है. वो कह रहा है अरे हमारा बिजनेस कम है, मतलब मीडियम है. आफ्टर ऑल वी कांट अफोर्ड टू बाय मोर देन 60 मिनट्स ऑफ टीवी टाइम इन अ मंथ. मतलब आफ्टर ऑल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, महीने में सिर्फ हम टीवी का 60 मिनट्स ले सकते हैं. मतलब कि हो सकता है ये कॉफी में ट्रेड करते हो और साथ में मतलब इनकी एड वगैरह रन होते हो टीवी में. तो ये कह रहे हैं इनके पास इतना ही अभी इनका जो लेवल ऑफ वो है, इनका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है कि बहुत ज्यादा एड चला पाए. तो 2 मिनट का एड इनका टीवी पे चलता है रोज का. 60 मिनट इन अ मंथ मतलब क्या हुआ, विच वर्क्स आउट टू बी 2 मिनट्स अ डे. सिर्फ एक दिन में एक दिन में 2 मिनट की एड इनकी चल पाती है. ठीक है. दैट्स ऑल. इससे ज्यादा वो बाय नहीं कर सकते. ठीक है. टीवी का टाइम. ऑल्दो इन द कोर्स ऑफ टाइम वी विल मे बी स्पॉन्सर ए 1 hour शो रेगुलरली इफ आवर सेल्स ग्राफ कंटिन्यूज टू गो अप. मतलब वो कह रहे हैं कि ऑल्दो शायद इस समय के साथ, कोर्स ऑफ टाइम के साथ हम 1 आवर का शो भी जो है स्पॉन्सर कर पाए, हम ब्रॉडकास्ट कर पाए. ठीक है. अगर हमारी सेल्स ग्राफ ऊपर जाती रहेंगी, लोग ज्यादा हमारी कॉफी खरीदेंगे, ज्यादा मुनाफा होगा, तो इतने हमारे पास पैसे आ जाएंगे कि हम और ज्यादा एड वगैरह डाल सके. देन द विजिटर फीलिंग दैट ही हैड स्पेंट टू मच टाइम ऑलरेडी सेड टेल मी इफ यू विल यू एक्सेप्ट 100 रुपीज और नॉट फॉर द हॉर्स. ठीक है. तो फिर उसे लगता है विजिटर को उसने काफी टाइम इस जगह स्पेंड कर लिया है और वो कहता है कि बताओ 100 रुपी काफी है तुम्हारे लिए, मैं मॉडेस्ट इंसान हूँ, ज्यादा रुपए नहीं दे सकता, मैं लखपति नहीं हूँ, बताओ 100 रुपीज चलेगा या नहीं इस हॉर्स के लिए. आई डिड लव टू टेक द विस्कर्ड सोल्जर ऑल्सो बट नो स्पेस फॉर हिम दिस ईयर. इस साल उसके लिए स्पेस नहीं है. मुझे अच्छा लगता मैं इस विस्कर्ड मतलब मूछों वाले सोल्जर को भी ले जाता, लेकिन जगह ही नहीं है मेरी गाड़ी में. आई विल हैव टू कैंसिल माई एयर टिकट एंड टेक अ बोट होम आई सपोज. मुझे अपनी एयर टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि एरोप्लेन में इतना बड़ा सामान वो रखने की जगह नहीं होगी, तो मुझे बोट से जाना पड़ेगा आई सपोज. रूथ कैन गो बाई एयर इफ शी लाइक्स. रूथ जा सकती है एयर से अगर उसे पसंद हो. बट आई विल गो विद द हॉर्स एंड कीप हिम इन माई केबिन ऑल द वे इफ नेसेसरी. तो जो वो कह रहा है कि अब जो बोट का केबिन है मैं वहां पे, हाँ मतलब मैं जाऊंगा तो उसे अपने केबिन में ही रखूंगा अगर जरूरत पड़ी. ठीक है. अपने पास ही रखूंगा. एंड ही स्माइल्ड एट द पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ वोयाजिंग अक्रॉस द सी हगिंग हिज हॉर्स. और वो ये सोच के हंसने लगता है, स्माइल करने लगता है कि वोयाजिंग मतलब क्या होता है, बोटिंग मतलब बोट करते करते सैर, जो पानी का सफर होता है उसे वोयाजिंग कहते हैं, जैसे ट्रैवलिंग वोयाजिंग. ठीक है. तो वो इमेजिन करता है अपनी पिक्चर की वो उस हॉर्स से हक करते हुए, विच मीन्स चिपके हुए पानी के साथ बहता चला जा रहा है. ही एडेड आई विल हैव टू पैड इट विथ स्ट्रॉ सो दैट इट डजंट ब्रेक. और उसने ये भी बात ऐड करी फॉरेनर ने. पैड मतलब किसी चीज को सॉफ्ट चीज से भरना. ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसने कहा कि मुझे इसे स्ट्रॉ के साथ, जो लकड़ियां होती हैं ऐसे नॉर्मल जो हार्वेस्टेड मटेरियल है ना, स्ट्रॉ होती है, तो उससे इसे भरना पड़ेगा सो दैट वो धचकी लग के टूटे ना, क्योंकि वो किसका बना हुआ है, मड का, मिट्टी का. आई हैव माई स्टेशन वैगन एज यू सी. आप देख सकते हो मेरे स्टेशन वैगन मेरे पास है ना. तो आई कैन पुश द सीट बैक. उसकी जो सीट है मैं पीछे कर दूंगा और वहां पे अपने हॉर्स को रख दूंगा. इफ यू विल जस्ट लैंड मी ए हैंड विद इट. अगर आप मेरी लैंड मी हैंड, लैंड मतलब क्या होता है कि उधार पे, तो आप अगर अपना
हाथ, मतलब आपकी अगर आप मुझे अपनी हेल्प दें थोड़ी सी इसे रखवाने में, क्योंकि काफ़ी भारी था. लेंड मी ए हैंड एंड आई कैन लिफ्ट ऑफ द हॉर्स फ्रॉम इट्स पेडेस्टल आफ्टर पिकिंग आउट द सीमेंट एट दी जॉइंट्स. तो मेरी मदद करिए, ठीक है, और मेरी मदद करो, और जो है सो दैट मैं इसकी जो पिकिंग आउट द सीमेंट, मतलब सीमेंट से वो पेडेस्टल पे लगा होगा तो वो उससे उधर से हटा दे जमीन से, ठीक है. वी कैन डू एनीथिंग इफ वी हैव अ बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो वो ये भी कहता है, बहुत बड़ी आयरनी, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे एक बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो हमारे बीच में, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. एट दिस स्टेज द म्यूचुअल मिस्टिफिकेशन वॉज कम्प्लीट. इस स्टेज पे म्यूचुअल मिस्टिफिकेशन मतलब एक दूसरे को कंफ्यूज करने की जो प्रक्रिया चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी थी. एंड देयर वॉज नो नीड इवन टू कैरी ऑन अ गेसिंग गेम एट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. और अब जो है इतनी ये भी जरूरत नहीं थी कि दूसरे की बात को गैस किया जाए कि वो क्या कह रहा था, मतलब सबको सब समझ आ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. अभी देखते हैं. द ओल्ड मैन चैटेड अवे इन अ स्पिरिट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द क्रेडिट्स एंड डेबिट्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सचेंज. मतलब चैटर्ड अवे मतलब कुछ भी बोलना, ठीक है. तो ओल्ड मैन ने भी सोचा कि मैं कुछ बोल दूं, क्योंकि बैलेंस करना तो उसे, क्रेडिट मतलब देना, डेबिट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ना, तो क्रेडिट मतलब देना, डेबिट मतलब मिलना हमें, ठीक है, गेटिंग, ठीक है. तो जो कंट्रोवर्शियल ये एक्सचेंज हो रहा था, इतनी कंट्रोवर्शियल जो एक्सचेंज हो रहे थे बातों की, उसको बैलेंस भी तो करना था. इतना बोल दिया उस इंसान ने तो इसे भी तो बोलना था, मतलब मुनि को भी लगा कि हमें भी कुछ बोलना चाहिए. एंड सेड इन ऑर्डर टू बी ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड मतलब गिविंग, देने, एक्सचेंज जो हो रहा था उसे बैलेंस करने के लिए अब उसे कुछ देना था, क्रेडिट. तो क्रेडिटर के साइड से वो बोला, ओ ऑनरेबल वन, आई होप गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ न्यूमरस प्रोजेनी. ओ ऑनरेबल इंसान, ठीक है, मुझे लगता है आपको बहुत सारे, भगवान ने आपको बहुत सारे बच्चों से ब्लेस किया है, मतलब आपके बहुत सारे बच्चे होंगे. आई से दिस बिकॉज यू सीम टू बी ए गुड मैन. क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान प्रतीत हो रहे हैं, तो शायद आपके बच्चे भी बहुत सारे होंगे. विलिंग टू स्टे बिसाइड एन ओल्ड मैन एंड टॉक टू हिम. आप विलिंग मतलब आपके अंदर ये डिजायर, ये इच्छा है, मतलब थी कि आप एक ओल्ड मैन के साथ रुके, ठीक है. वेल ऑल डे आई हैव नन टू टॉक. क्योंकि लाइक इतने समय से मुझसे तो बात करने वाला कोई होता नहीं है, मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ, मतलब लोग मुझसे बात नहीं करते हैं. एक्सेप्ट व्हेन समबडी स्टॉप्स बाय टू आस्क फॉर अ पीस ऑफ टोबैको. एक्सेप्ट मुझसे तभी लोग कुछ बात करते हैं जब किसी को तंबाकू चाहिए होता है और वो मुझे रोक के कहता है कि भैया आपके पास है क्या. इसके अलावा लोग मुझसे बात नहीं करते हैं. और आप तो बहुत ही अच्छे इंसान लग रहे हैं क्योंकि आपने इस बूढ़े इंसान से बात करने का समय निकाला. बट आई सेल्डम हैव इट. लेकिन कभी सेल्डम मतलब बहुत कभी कभार, रेयरली, मतलब जो है मेरे पास वो होता भी है टोबैको. टोबैको इज नॉट वॉट इट यूज टू बी एट वन टाइम. अंडरलाइन कर लीजिए, ये बात बहुत लोगों को समझ नहीं आती है. टोबैको इसमें लिखा है टोबैको, आफ्टर ऑल जो टोबैको है वो सबके ऐसा तो नहीं है, टोबैको जो है सबके पास हर समय नहीं होता, ऐसी चीज नहीं है, ठीक है. टोबैको एक ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास हर समय हो. वन टाइम मतलब यहाँ पे है एवरी टाइम, ठीक है. एंड आई हैव गिवन अप च्यूइंग. और मैंने तंबाकू खाना भी छोड़ दिया है. तो मेरे पास होता ही नहीं है ज्यादातर जब लोग मुझसे मांगते हैं. क्यों? अब वो क्या बात बता रहा है, क्या दो रीजन है. पहली तो तंबाकू सबके पास हर समय नहीं होता है, टोबैको नहीं होता सबके पास. एंड दूसरा उसने खाना भी छोड़ दिया तो उसके पास ऑब्वियसली नहीं होता है, ठीक है. यही चीज है, ठीक है. आई कैनॉट अफोर्ड इट नाउ डेज. अब वो ये भी बात करता है कि मैं अब उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं वो खा पाऊँ. नोटिंग द अदर्स इंटरेस्ट इन हिज स्पीच, मुनि फेल्ट एनकरेज्ड टू आस्क. नोटिंग मतलब वो ध्यान देता है कि अरे वो जो फॉरेनर है मेरी बात बड़े ध्यान से सुन रहा है, तो वो एनकरेज हो जाता है और फिर वो और कुछ पूछता है उससे. हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव यू, ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके. विथ अप्रोप्रिएट गेस्चर्स विथ हिज हैंड्स. तो एकदम ऐसे करके पूछता होगा, ऐसे करके, या फिर अब वो ज्यादा फ्रेंडली हो गया है. रियलाइजिंग दैट अ क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड, द रेड मैन रिप्लाइड. ये रियलाइज हुआ रेड मैन को कि कुछ क्वेश्चन पूछा गया, राइट. एक टोन भी होती है क्वेश्चन पूछने की और एक गेस्चर भी होता है जो बॉडी लैंग्वेज होती है, राइट. तो
मैंने रिप्लाई किया आई सेड 100, तो वो कहता है अरे मैंने बताया तो था 100 रुपीज दूंगा मैं तुम्हें विच एनकरेज मुनि टू गो इन टू डिटेल्स। तो अब मुनि को लगा कि इसने मेरे जवाब भी दिया है तो आप मुझे और जो है डिटेल में जाना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ योर चिल्ड्रन आर बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स, कितने लड़के हैं तुम्हारे बच्चों में से और कितनी लड़कियां। वेयर आर दे, कहाँ है वो। इज योर डॉटर मैरिड, क्या आपकी बेटी मैरिड है। इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड ए सन इन लॉ इन योर कंट्री ऑल्सो, क्या आपके यहाँ भी जो अब सन इन लॉ जो दामाद ढूंढने में दिक्कत होती है लड़कियों के लिए। तो मतलब टिपिकल इंडियन क्वेश्चन, ठीक है। इन आंसर टू दीज क्वेश्चन द रेड मैन डैश्ड हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट एंड ब्रॉट forth his wallet in order to take immediate advantage of the bearish trend in the market। बिल्कुल कुछ भी sorted out नहीं हुआ था, ठीक है, कुछ सॉर्ट आउट नहीं है, अभी भी इनकी मिस्टिफिकेशन चालू है, ठीक है। वो क्या डैश मतलब एकदम से अपने, वैसे तो डैश मतलब धूल में एकदम गिरना ऐसे करके, बट उसने अपने पॉकेट में एकदम हाथ डाला, वॉलेट निकाला, ब्रॉट फोर्थ मतलब अपने वॉलेट को आगे लाया और उसमें से 100 निकाला। और इमीडिएट एडवांटेज किस चीज के लिए, बियरिश ट्रेंड मतलब कि मार्केट का भाव गिरने में हम जल्दी से सोचते हैं ना, इस प्लॉट के प्राइस कम हो जाए तो ले ले फिर, ठीक है, फिर ज्यादा प्राइस हो जाएंगे तो बेच देंगे, ऐसा करके सोचते हैं। तो जो बियरिश ट्रेंड है मार्केट में अभी, उसका फायदा लिया जाए। और उसने क्या, फ्लरिश मतलब निकालता है 100 रुपी नोट जो है और कहता है वेल दिस इज व्हाट आई मीन, दिस इज व्हाट आई मेंट, ये वेल ये मेरा मतलब इस चीज से था, मेंट मतलब था, ठीक है, पास्ट की बात है। द ओल्ड मैन नाउ रियलाइज दैट सम फाइनेंशियल एलिमेंट वाज एंटरिंग देयर टॉक। अब ओल्ड मैन को रियलाइज होता है कि कुछ फाइनेंशियल बात आ चुकी है इन दोनों के बीच। ही peered क्लोजली एट द करेंसी नोट द लाइक ऑफ विच ही हैड नेवर सीन इन हिज लाइफ। तो peered मतलब बहुत क्लोजली देखना, बहुत फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ किसी चीज पे देखना, तो बहुत पास से देखता है, बट ऐसा नोट उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ही न्यू द 5 and the 10 by their color, although always in other people's hand। वो 5 और 10 रुपए का नोट तो जानता था, ऑल्दो उसने वो दूसरों के हाथ में देखा था और वो उनके कलर से उन्हें पहचानता था कि ये 5 रुपए है, 10 रुपए है, ठीक। उस टाइम पे ये भी पैसे ज्यादा हुआ करते थे। while his own earning at any time was in copper and nickels। तो while किसी भी समय देखा जाए तो उसकी अर्निंग कॉपर और निकल में हुआ करती थी। कॉपर एंड निकल के कॉइन हुआ करते थे, चमन्नी अठन्नी में उसके जो उसकी जो अर्निंग थी वो थी। what was this man flourishing the note for? तो वो सोचता है कि अरे ये मुझे नोट निकाल के क्यों दिखा रहा है ये मैन। perhaps asking for change, शायद ये मुझसे चेंज मांग रहा है, छुट्टे मांग रहा है। he laughed to himself at the notion of anyone coming to him for changing 1,000 or 10,000 rupee note। मतलब वो इस बात पे हंसता है कि ऐसी सिचुएशन कैसे आ गई कि एक कोई भी इंसान आया और उससे 1,000 या 10,000, जबकि वो 100 रुपीज का नोट था, लेकिन उसको लगता है 1,000 या 10,000 रुपए का नोट उससे एक्सचेंज करने के लिए आया है, ठीक है। ही सेड विथ अ ग्रीन, ग्रीन मतलब एक लॉफ के साथ, वो कहता है आज का विलेज हेडमैन, हमारे विलेज के हेडमैन जो है उनसे जाके पूछो, हु इज ऑल्सो ए मनी लेंडर, वो लोगों को पैसे उधार पे भी देते, मनी लेंडर भी है। ही कैन चेंज इवन अ लैख ऑफ रुपी, वो इवन लैख ऑफ रुपी को भी गोल्ड सोवरेन में चेंज कर सकते हैं। गोल्ड सोवरेन काइंड ऑफ मनी हुआ करता था, मतलब कॉइन हुआ करता था जो कि करेंसी थी यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है, ठीक है, मतलब वो चेंज कर सकते हैं आपके। तो ये तो सिर्फ 1,000 या 10,000 है, वो तो 1 लाख रुपीज भी कर सकते हैं। इफ यू प्रेफर इट दैट वे, अगर आपको उस तरीके से चाहिए हो, मतलब इस पैसे के बदले अगर आपको सोने की वो मुद्राएं चाहिए तो वो लाख रुपए भी चेंज कर सकते हैं, तो आपकी तो चेंज कर ही देंगे ये पैसे, ठीक है। फिर आगे वो बहुत अच्छी बात कहता है, ही थिंक्स नोबडी नोज बट डिग द फ्लोर ऑफ हिज पूजा रूम एंड योर हेड विल रील एट द साइट ऑफ द होर्ड। अच्छा, तो वो कहता है कि वो हेडमैन सोचता है किसी को पता नहीं है, लेकिन आप जाओ उसके घर पे, उसके जो पूजा का रूम है उसे जाके खोदो और वहां पे आपका सिर चकरा जाएगा, आप बैलेंस अपना खो दोगे, अनकॉन्शियस हो जाओगे। जब आप देखोगे आपका मतलब सिर घूम जाएगा, हेड विल रील,
जब आप साइट मतलब आप ऐसे नज़ारा देखोगे एक होड़ का, होड़ मतलब होता है कोई भी मनी किसी से बचाकर सिक्योरिटी पर्पज से या छुपा कर रखा गया है, ठीक है। तो वो जो पैसे उसने जमीन में गाड़ के रखे ना, सिर चकरा जाएगा कितने पैसे उसने रखे हैं छुपा के। द मैन डिस्गाइजेस हिमसेल्फ इन रैग्स जस्ट टू मिसलीड द पब्लिक। वो इंसान रैग्स मतलब फटे हुए कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहन के इसीलिए घूमता है, मतलब नॉर्मल लुकिंग पर्सन बन के इसीलिए घूमता है जैसे कि वो जनता को थोड़ा उल्लू बना सके, लेकिन है बहुत पैसे वाला, मैं सब जानता हूँ। टॉक टू द हेडमैन योरसेल्फ बिकॉज ही गोज मैड एट द साइट ऑफ मी। आप ही जाके उससे बात करो, मैं नहीं बात करूंगा आपकी जाके कि आपके पैसे वो चेंज करता है, क्योंकि वो मुझे देखकर मैड हो जाता है, बहुत क्रेजी मतलब पागल सा हो जाता है मुझे देखकर, ठीक है। मेरे जैसे मैं उसकी नजर में आता हूँ, साइट ऑफ मी, ठीक है। Someone took away his pumpkin with the creeper and he for some reason thinks it was me and my goats. किसी ने उसके pumpkin ले लिया। creeper मतलब वो पौधे जो जमीन पे ऐसे creep करके जाते हैं, जैसे कि snake creep करता है जमीन पे, वैसे ही creep करके जाता है। जैसे climbers होते हैं, shrub होते हैं, herbs होते हैं, tree होते हैं, वैसे creepers होते हैं। तो पंपकिन भी एक क्रीपर है, ठीक है। तो पंपकिन किसी ने उसका ले लिया, तो अब पता नहीं वो क्या रीजन है, फॉर सम रीजन वो मनी लैंडर या वो हेडमैन सोचता है कि मैंने और मेरी बकरियों ने चुरा ली है वो। दैट्स वाई आई नेवर लेट माई गोट्स बी सीन एनीवेयर नियर हिज फार्म। इसीलिए मैं अपनी गोट को कभी भी उसके फार्म के आसपास दिखने भी नहीं देता हूँ, नहीं तो वो दोबारा जो है मेरे पीछे पड़ जाए। हिज आईज ट्रेवल्ड टू हिज गोट्स nosing about, attempting to wrest nutrition from minute greenery peeping out of rock and dry earth। तो उसने अपनी गोट की बात की, तो उसने गोट की तरफ अपना इशारा किया, आई उसकी ट्रैवल करी उसकी तरफ वहां पे, और जो है उसकी गोट्स की तरफ। और गोट क्या कर रही थी उसकी, नोजिंग अबाउट मतलब ऐसे सूंघने की कोशिश कर रही थी जमीन पे। आपको पता है ना वो कैसे ऐसे करती हैं, और फिर उसे उनको एक मतलब मान लो एक घास दिख गई तो वो खा लेती हैं, ठीक है। वो क्या अटेम्प्ट कर रही थी, क्या प्रयास में लगी हुई थी वो, रेस्ट मतलब फोर्सफुली खींचने की, न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना, वो खाना निकालने की कोशिश कर रही थी। माइन्यूट मतलब छोटे से छोटे ग्रीनरी जो ग्रीन पार्ट थे वहां से, जो कि रॉक में से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, या जमीन एकदम सूखी जमीन है, ठीक है, बिल्कुल आफ्टरनून का टाइम चल रहा है, राइट। तो ज़्यादा मतलब वहाँ पे पानी वानी नहीं, तो वो ड्राई अर्थ है, वहाँ से वो न्यूट्रिशन रेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। मतलब तभी मतलब वहाँ उनको अच्छा खासा खाना नहीं मिलता है, लेकिन बट वो कोशिश कर रही थी। तो ये कंडीशन थी गोट्स की, तो उन गोट्स के ऊपर वो इशारा करता है। फॉरेनर फॉलोड हिज लुक एंड डिसाइडेड दैट इट वुड बी ए साउंड पॉलिसी टू शोज एन इंटरेस्ट इन द ओल्ड मैन्स पेट। तो अब जो है उसने, जैसे मुनि ने इस तरफ देखा, फॉरेनर ने भी इसी तरफ देखा, और उसने डिसाइड किया कि ये साउंड पॉलिसी होगी, विच मीन्स एक बहुत ही अच्छी नीति या फिर एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी होगी, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी कि अगर मैं इस इंसान के, इस बूढ़े आदमी के जो पेट हैं उन पे अगर ध्यान दूं, मतलब उन पे कुछ इंटरेस्ट शो करूं, तो शायद ये मेरी बात को समझ पाए, मेरे साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो पाए, और अपने जो मैं चाहता हूँ कि मैं हॉर्स ले लूँ वो मुझे दे दे, ठीक है। ही वेंट अप कैजुअली मतलब नॉर्मली, ठीक है। जो ही वेंट अप कैजुअली टू देम, उनके पास गया, एंड स्ट्रोक्ड देयर बैक्स विथ एवरी शो ऑफ कॉर्टियस अटेंशन। अच्छा देखो क्या हुआ, स्ट्रोक्ड मतलब गहरी तरीके से किसी की बॉडी पे ऐसे करना, ठीक है। तो एकदम उसके हाथ पे मतलब उसके पीठ पे ऐसे ऐसे प्यार से ऐसे करने लगा, बिल्कुल जो है काइंड तरीके से, कर्टियस अटेंशन पाने के लिए। मतलब कि क्या, जैसे कि ओल्ड मैन समझे, ओल्ड मैन उसकी तरफ और काइंड हो जाए रेड मैन की तरफ, और सोचे कि मुझे अपना हॉर्स इसे दे देना चाहिए। नाउ द ट्रूथ डॉन्ड ऑन द ओल्ड मैन। अब जो है ट्रूथ जो है डॉन्ड मतलब एकदम से रियलाइज हुआ ट्रूथ ओल्ड मैन को कि एक्चुअल में क्या बात चल रही थी। अब हिज ड्रीम ऑफ अ लाइफ टाइम वॉज अबाउट टू बी रियलाइज। उसका अब जिंदगी भर का सपना पूरा होने वाला था। ही अंडरस्टूड दैट द रेड मैन वॉज एक्चुअली मेकिंग एन ऑफर फॉर दी गोट्स। अब उसे समझ में आया, वो जो पैसे फॉरेनर या रेड मैन दिखा रहा था उसे, वो जो है उसके गोट के लिए ऑफर था, मतलब गोट खरीदना चाह रहा था इतनी देर से। ही हैड रियर्ड देम अप इन द होप ऑफ सेलिंग देम सम डे।
उस मुनि ने आज तक उन्हें इसीलिए चराया था कि वो सोचता था इतने सालों से कि वो उन्हें किसी दिन बेचेगा। एंड विद द कैपिटल मतलब जो उसे पैसा मिलेगा, कैपिटल मतलब वो जो मनी उसे मिलेगा, ओपनिंग अ स्मॉल शॉप ऑन दिस वेरी स्पॉट, इसी जगह जहां वो अभी है पेडेस्टल के जो हॉर्स स्टैचू है इसके पास, वो एक छोटी सी दुकान खोलेगा। सिटिंग हियर वॉचिंग टुवर्ड्स द हिल ही हैड ऑफन ड्रीम्ड हाउ ही वुड पुट अप अ थैश्ड रूफ हियर। सिटिंग हियर मतलब आज तक यहाँ पे बैठे बैठे कई बार, ऑफन मतलब कई बार उसने इस चीज का सपना देखा था कि किस तरीके से वो इसी जगह घास फूस की, थैश्ड मतलब एक घास फूस की, रूफ मतलब छत डालेगा, ठीक है, एक गनी सैक बिछाएगा जमीन पर। गनी सैक मतलब, गनी मतलब एक रफ होता है, सैक तो पता है बोरा, गनी मतलब वो रफ मटेरियल जिससे जो बोरा बनता है। तो एक गनी सैक जमीन पे बिछाएगा एंड डिस्प्ले ऑन इट फ्राइड नट्स, कलर्ड स्वीट्स एंड ग्रीन कोकोनट फॉर द थर्स्टी एंड फेमिनिस्ट वेफेयरर्स। ठीक है, तो उसने सपना देखा था कि वो जो है मतलब कई बार वो ऐसे यहाँ पे बैठे बैठे सोचता था कि वो यहाँ पे ये छत डालेगा, एक जो है जमीन पे बोरा बिछाएगा और उस पे फ्राइड नट्स, कलर्ड स्वीट्स और ग्रीन कोकोनट उन लोगों के लिए बिछा के रखेगा जो थर्स्टी और फेमिनिस्ट मतलब एक्सट्रीमली हंग्री, और थर्स्टी मतलब प्यासे वेफेयरर्स यहाँ पे आएंगे। वेफेयरर्स मतलब जो ट्रैवलर्स होते हैं, पैदल चल के आते हैं, ठीक है, ऑन द हाईवे, हाईवे पे वो बेचेगा उन लोगों को। वेफेयरर्स ऑन द हाईवे मतलब जो लोग हाईवे से निकल रहे होंगे, ट्रैवलर्स, उनके लिए। विच वॉज समटाइम्स वेरी बिजी, जो हाईवे जो कभी कभी बहुत बिजी रहता था, मतलब बहुत लोग उस पे से निकलते थे। द एनिमल्स वर नॉट प्राइज वंस फॉर अ कैटल शो, जो एनिमल्स थे वो एक कैटल शो जो जानवरों का एक मेला होता है उसके लायक तो नहीं थे कि वहां पे बेचा जाता है, खरीदा जाता है, गाय भैंस वगैरह, शीप वगैरह, उसके लायक तो नहीं थे। क्यों? क्योंकि बहुत पतले थे। बट ही हैड स्पेंड हिज ओकेजनल सेविंग्स टू प्रोवाइड देम सम फैंसी डाइट नाउ एंड देन, लेकिन उसने कभी कभी अपनी ओकेजनल सेविंग्स मतलब जो भी इसकी सेविंग होती थी अगर वो एक्स्ट्रा हो जाती थी तो उनसे उनको कुछ फैंसी डाइट देने की कोशिश की थी, जैसे कि वो थोड़ी मोटी हो जाए, अच्छी तंदुरुस्त दिखे, सो दैट उन्हें कोई खरीद पाए। ठीक है, नाउ एंड देन मतलब कभी एक आध दिन ऐसे देने की, मतलब कभी ना कभी बीच बीच में वो देता रहता था। एंड दे डिड नॉट लुक टू बैड, लेकिन क्या मतलब वो कह रहे हैं, और वो इतनी बुरी भी नहीं दिखती थी, जो ये गोट्स थी वो इतनी बुरी भी नहीं दिखती थी। अब आपको समझ में आ रहा है, एक्चुअली उसकी गोट्स बहुत ही पतली थी, बट वो ये सोचता है कि हाँ मतलब उसे लगता है कि इतनी बुरी भी नहीं थी। ठीक, while he was reflecting thus, the red man shook his hand and left on his palm 100 rupees in tens now. तो while जब वो इस तरह से सोच रहा था इस कहानी के बारे में कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी जो बकरियां हैं वो बेची जा रही हैं, मतलब वो बिक रही हैं, तभी जो है रेड मैन ने उसका हाथ हिलाया और उस पे अब 100 ही रुपीज थे, बट वो 10 में थे, मतलब 10 जो है 10 के नोट उसने उसके हाथ पे रख दिए। ठीक है, सडनली रियलाइजिंग दैट दिस वाज व्हाट द ओल्ड मैन वाज आस्किंग, क्योंकि उसको एकदम से एहसास हुआ उस फॉरेनर को या उस रेड मैन को कि एक्चुअली मुनि को यही चाहिए था। मुनि के मतलब बड़ा नोट नहीं चाहिए था उसे, मतलब उसे जो है 10 के नोट्स चाहिए, तो उसे ऐसा लगा। ठीक है, इट इज ऑल फॉर यू एंड यू मे शेयर इट इफ यू हैव अ पार्टनर, और यू मे शेयर इट मतलब ये तुम्हारा, वो कहता है रेडमैन मुनि से कि ये तुम्हारा ही है पूरा, लेकिन और चाहे तो तुम इसे किसी से बांट भी सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है ये खरीदने में, हॉर्स का कोई और भी मालिक है तो। द ओल्ड मैन पॉइंटेड एट द स्टेशन वैगन एंड आस्क्ड, अब ओल्ड मैन स्टेशन वैगन की तरफ, जो उसका वाहन है इस रेड मैन का, उसकी तरफ इशारा करता है, पूछता है आर यू कैरिंग देम ऑफ इन दैट, तो उसे पूछता है कि मेरी बकरी को इनमें ले जाओगे तुम, तो जो है यस ऑफ कोर्स। तो अब यहाँ पे उसको लगता है, जो फॉरेनर है, कि ये पूछ रहा है कि इसमें ले जाओगे मेरे हॉर्स को, तो वो कहता है यस ऑफ कोर्स, आपके हॉर्स को इसी में ले जाऊंगी, अंडरस्टैंडिंग दी ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो उसे ये ट्रांसपोर्टेशन पार्ट तो कम से कम समझ में आया, लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं था। ओके, बहुत अच्छी एंडिंग है इसकी। द ओल्ड मैन सेड दिस विल बी देयर फर्स्ट राइड इन अ मोटर कार, वो उसने कहा कि ये मेरी जो गोट है उनकी पहली राइड होगी मोटर कार में। कैरी देम ऑफ आफ्टर आई गेट आउट ऑफ साइट, उन्हें यहाँ से ले जाना, देम ऑफ, ठीक है, जब मैं
नजर के मतलब नजर से हट जाओ, मतलब मैं ऐसी जगह चलता चला जाऊं कि फिर मैं दिखाई ना दूं, फिर ले जाना इन्हें। क्यों? अदरवाइज दे विल नेवर फॉलो यू, अदरवाइज वो आपका पीछा, आपके पीछे पीछे, देखो उनकी इतने सालों से आदत थी अपने मालिक के पीछे पीछे चलने की, है ना। ये तो होती है कैटल्स में आदत, इवन डॉग्स में होती है, जो भी पेट एनिमल्स होते हैं उनमें आदत होती है, ठीक है। तो अदरवाइज वो आपका पीछा कभी नहीं करेंगे, बट ओनली मी, लेकिन सिर्फ मेरा ही पीछा करेंगे। इवन इफ आई एम ट्रेवलिंग ऑन द पाथ टू यमलोक, इवन इफ मैं यमलोक के रास्ते जा रहा हूँ लेकिन ये मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे, ये मजाक है, ठीक है। मतलब इवन मैं मर रहा हूँ, मौत के रास्ते पे जा रहा हूँ, यमलोक मतलब मौत का रास्ता। He laughed at his own joke, और वो अपने जोक पे ही हंस दिया मुनि, ठीक है। Brought his palms together in a salute, उसने अपने हाथ मतलब साथ में लाए और सल्यूट किया इस रेड मैन को। Turned around, पीछे मुड़ा, and went off, और चलता चला गया। And was soon out of sight beyond a clump of thicket, ठीक है। And soon मतलब कुछ ही जल्द ही वो साइट मतलब विजन से बाहर था, मतलब वो चला गया था इतनी दूर कि अब वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। क्लम्प मतलब ग्रुप और थिकेट मतलब बुशेस, जो ग्रुप ऑफ बुशेस है उस झाड़ियों से वो चला गया था, उससे पार करके बियॉन्ड, ठीक है। अब देखो, द रेड मैन लुक्ड एट द गोट्स ग्रेजिंग पीसफुली, अब रेड मैन ने देखा कि गोट्स एकदम शांति से चल रही हैं। Perched on the pedestal of the horse as the westerly sun touched off the ancient faded colors of the statue with a fresh splendor, ठीक है। तो अब वो पर्च्ड मतलब होता है किसी चीज के किनारे बैठना, लटक के थोड़ा सा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप छोटे होते हो तो आप कुर्सी के जो हैंडल होता है उसी पे जाके बैठ जाते हो, तो आप वहां पे कहोगे कि हाँ पर्च वर्ड का यूज होगा, ठीक है। ऑन द पेडेस्टल ऑफ द हॉर्स, हॉर्स के उसी बेस पे बैठ गया जाके, और उस टाइम क्या हो रहा था, शाम होने वाली थी, ठीक है। वेस्टर्ली सन मतलब ईस्ट से निकला हुआ सन वेस्ट में ऐसे जा रहा था, और जो है उसकी जो रेस थी एकदम ऐसे आ रही थी, यहाँ से आते हुए सीधे जो है उस हॉर्स पे पड़ रही थी। एंशियंट फेडेड कलर मतलब ये पुराना जो फेडेड कलर है इस हॉर्स का उस पे पड़ रही थी, ठीक है। ऑफ द स्टैचू, जो कलर थे स्टैचू के, ठीक है। विथ फ्रेश स्प्लेंडर मतलब विथ द फ्लैश ग्लोरी, मतलब उसकी मतलब एक बहुत ही कह सकते हो वो इमेजिन करने वाली बात है, उस इंसान को वो बहुत पसंद था स्टैचू, वो एकदम चमत्कारी रूप से उस पर रोशनी पड़ रही थी, ठीक है। ही रूमिनेटेड मतलब डीपली कुछ चीज सोचना, ठीक है। ही रूमिनेटेड ही मस्ट बी गॉन टू फेच सम हेल्प, आई सपोज, वो मन में सोचता है कि फेच मतलब ब्रिंग, ठीक है। तो वो कोई मदद लेने गया होगा जरूर, जैसे कि मैं इसको यहाँ से निकाल पाऊँ, ठीक है। एंड सेटल डाउन टू वेट, और वो वहां पे बैठ गया मदद मांगने के लिए, जबकि मुनि तो चला गया घर पे, ठीक है, खुशी खुशी। व्हेन अ ट्रक केम डाउन हिल, जब ऊपर से डाउन हिल के डाउन एक ट्रक आया, तो फिर इसने सोचा कि अब मुझे मदद इन लोगों से ही ले लेनी चाहिए। ही स्टॉप्ड इट, मतलब वो जो रेडमैन है उसने उस ट्रक को रोका, ठीक है। And got the help of a couple of men to detach the horse from its pedestal and place it in his station wagon, ठीक है। तो उन्होंने तो उसने क्या किया, उसे रोका, और कुछ लोग, कपल ऑफ मैन मतलब कुछ जो है लोगों को, ग्रुप ऑफ जो मैन उस ट्रक में बैठे थे उनकी मदद से उसको जो पेडेस्टल को नीचे से वहां से डिटैच किया। जो पेडेस्टल मतलब बेस ऑफ द स्टैचू, तो उस स्टैचू के बेस से उस जो हॉर्स के पैर को जो हटाया, ठीक है, कैसे भी करके उनकी मदद से, और अपनी स्टेशन वेगन में उसे रखवा लिया उन लोगों की मदद से। ही गेव देम 5 रुपीज, उन सभी लोगों को उसने 5-5 रुपए दिए, एज मतलब उनकी उसने मदद, उन लोगों ने मदद की इसकी, इसलिए। एंड फॉर फर्दर पेमेंट दे सिफोन्ड ऑफ गैस फ्रॉम द ट्रक, तो ट्रक जो है उनका गैस से चलता था, तो उसे गैस की जरूरत थी, राइट। तो फर्दर पेमेंट, ऑन फर्दर पेमेंट मतलब उनको और रुपए दिए जाने पर, किसके द्वारा, इस रेड मैन द्वारा, उन लोगों ने क्या किया, जब उन्हें और पैसे मिले तो सिफोन मतलब कि सिफोन एक ट्यूब होता है, उसके थ्रू लिक्विड पास आउट करना किसी और कंटेनर में, उसे कहते हैं सिफोन, ठीक है, वर्ब है ये। तो उन्होंने उस गैस को लिक्विड या फिर गैस जो भी है, मतलब ये जो गैस है वो लिक्विड के फॉर्म में होगी, ठीक है।
फ्रॉम ट्रक एंड हेल्प हिम स्टार्ट हिज इंजन। उन्होंने धक्का वक्का मारा होगा कैसे भी करके, या फिर उनको कुछ रिपेयर किया होगा, उसके इंजन सही कर दिया गया, ठीक है, उन सारे लोगों की मदद से। मुनि हरीड होमवर्ड विद द कैश सिक्योरली टक्ड अवे इन हिज वेस्ट इन हिज धोती। मुनि क्या हुआ, मुनि ने घर, जो होमवर्ड मतलब जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड, वैसे होमवर्ड मतलब घर की तरफ जल्दी जल्दी चल के जा रहा था, और जो उसका कैश था वो अपनी धोती में टक करके मतलब बांध कर सिक्योरली एकदम जा रहा था। उसने इतने पैसे कभी नहीं देखे थे, ठीक है। ही शट द स्ट्रीट डोर, उसने अपना जो स्ट्रीट डोर है वो बंद किया, एंड स्टोल अप सॉफ्टली टू हिज वाइफ, और अपने, स्टोल मतलब होता है किसी के पास ऐसे जाना कि वो नोटिस ना कर पाए, एकदम छुप के, फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे से कोई आ जाए तो, ठीक है। स्टोल अप सॉफ्टली टू हिज, धीरे धीरे अपने वाइफ के पास गया, सॉफ्टली मतलब धीरे से अपनी वाइफ के पास गया। एज शी स्क्वैटेड बिफोर द लिट ओवन वंडरिंग इफ बाय अ मिरेकल फूड वुड ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, ठीक है। अपनी पत्नी के पास गया, और वो वहां पे कैसे बैठी हुई थी, स्क्वैटेड मतलब उकड़ू बैठना, ठीक है, जैसे आप खेतों में बैठते हो जाके या वॉशरूम में बैठते हो उस हिसाब से, ठीक है, इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठा जाता है वैसे घुटनों के बल वो वहां बैठी थी। लिट ओवन, ओवन मतलब यहाँ पे वो वाला ओवन नहीं है, ऑफ कोर्स उनका जो चूल्हा होगा उसके सामने जो जल रहा था उसके सामने वो बैठी थी, और वो वंडर कर रही थी, एकदम सोच रही थी कि किस मिराकल मतलब किस जादू से, कि कैसे भी जादू से उसके घर पे फूड जो है आसमान से टपक जाए, ड्रॉप हो जाए, क्योंकि शायद उसे शायद कुछ काम नहीं मिला आज, इसकी वजह से वो पैसे नहीं कमा पाई। वैसे तो मुनि को पता रहता था कि खाना बंदोबस्त हो जाएगा खाने का। मुनि डिस्प्लेड इज फॉर्च्यून फॉर द डे, फॉर्च्यून मतलब कि ब्लेसिंग, कुछ बहुत अच्छा जो लक है उसका, उस दिन का लक उसने अपनी बीवी को दिखाया। शी स्नैच्ड द नोट्स फ्रॉम हिम, स्नैच्ड मतलब एकदम ऐसे पकड़ के खींच लिया उसने रुपए, और काउंटेड देम बाय द ग्लो ऑफ फायर, जो फायर जल रही थी, जो अवन मतलब उसका जो चूल्हा जल रहा था उसकी आग में उसने उन पैसे को काउंट किया। आई थिंक ये ज्यादा, इसकी बीवी ज्यादा समझदार है। एंड क्राइड, और क्राइड मतलब चिल्लाई, रोना नहीं होता है क्राइड, ठीक है, मतलब रोना मतलब होता है सोबिंग या फिर वीपिंग, लेकिन ये क्राइड है, ठीक है। तो क्राइड मतलब चिल्लाई। 100 रुपीज, हाउ डिड यू कम बाई इट, तुम्हें ये कैसे मिले, हाउ डिड यू कम बाई इट, और 100 रुपीज। हैव यू बीन स्टीलिंग, क्या तुम चोरी कर रहे थे, मतलब जब गए थे यहाँ से। आई हैव सोल्ड आर गोट्स टू ए रेड फेस्ड मैन, ही वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी टू हैव देम, गेव मी ऑल हिज मनी एंड कैरीड देम ऑफ इन हिज मोटर कार। मैंने एक्चुअली, मुनि कहता है, मैंने अपनी गोट को एक रेड फेस्ड मैन को बेच दी है, और वो एक्चुअली उनको पाकर बहुत ही क्रेजी था, एब्सोल्युटली बहुत खुश था वो इंसान उनको लेकर, हमारी गोट्स को लेकर, और उसने मुझे अपने सारे पैसे दे दिए। उसको लगता है कि उतने ही पैसे इंसान के पास होंगे, उसने वो सारे पैसे मुझे दे दिए और अपनी मोटर कार में मतलब रखकर वो हमारी गोट्स को ले गया। यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है, ठीक है। हार्डली हैड दीज वर्ड्स लेफ्ट हिज लिप्स व्हेन दे हर्ड ब्लीटिंग आउटसाइड। हार्डली मतलब इतने वर्ड्स ही उसके मुंह से निकल ही पाए थे, ये वाले वर्ड्स, कि उसी समय ब्लीटिंग मतलब गोट की चिल्लाने की आवाज को ब्लीटिंग कहते हैं, या गोट की बोलने की आवाज को ब्लीटिंग कहते हैं, ठीक है। उसने ब्लीटिंग सुनी आउटसाइड। अब उसकी पत्नी गई एकदम से जाके, उसने डोर ओपन किया और देखा उनकी दोनों गोट वहां पे थी। वो कहती अरे हियर दे आर, यहीं पे तो है ये, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑल दिस, इसका मतलब क्या हुआ मुनि। वो एकदम शक की नजरों से अपने पति को देखती है। ही मटर्ड ए ग्रेट कर्स, कर्स मतलब बुरा भला कहना किसी के बारे में, उनको श्राप दे देना, ठीक है। मटर्ड मतलब इरिटेशन के साथ कुछ बड़बड़ाना, स्लो वॉइस में मतलब बोलना, बड़बड़ाना तो नहीं हुआ, मतलब धीरे धीरे बोलना। वो जाके बोला, और सीज मतलब स्टॉप, एकदम पकड़ लिया उसे जाके, अपनी गोट को, एक गोट को पकड़ लिया जाके, और उसके कान में चिल्ला के बोला, कहाँ है वो इंसान, तुम्हें पता नहीं है तुम उसकी हो गई हो अब, हाँ तुम दोबारा वापस क्यों आ गई। अब गोट एकदम उसकी जो ग्रिप मतलब उसकी पकड़ में सिर्फ ऐसे से टर्न और ट्विस्ट हो रही थी, मतलब रिगल हो रही थी, क्योंकि उसको इतनी कस के पकड़ रखा था उसने, ठीक है। ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू द अदर टू, दूसरी गोट से भी उसने यही सारे क्वेश्चन पूछे। द गोट शुक इटसेल्फ ऑफ, गोट तो उसकी चंगुल से ऐसे फिसल के मतलब चली गई, ठीक है।
शुक मतलब होता है हिलना, थोड़ा सा ऐसे करके चली गई। हिज वाइफ ग्लेयर्ड एट हिम एंड डिक्लेयर्ड, उसकी वाइफ, ग्लेयर मतलब किसी की तरफ घूरना, किसी की तरफ देखना बहुत ज्यादा एंगर में, ठीक है। उसकी वाइफ ने उसे ऐसे बोला और देखा, और डिक्लेयर मतलब ये ऐलान कर दिया, इफ यू हैव थीव्ड, अगर तुम ये मतलब इफ यू हैव थीव्ड अगर तुम चोरी करके आए हो, द पुलिस विल कम टू नाइट एंड ब्रेक योर बोन, आज रात फिर पुलिस आएगी और तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगी, ठीक है। डोंट इन्वॉल्व मी, मुझे शामिल मत करना अपनी चोरी में या अपने इस जुर्म में। आई विल गो अवे टू माई पेरेंट्स, मैं अपने पापा मम्मी के पास चली जाऊंगी। आई डोंट नो उनके पापा मम्मी जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि अगर मुनी 70 का है तो उसकी वाइफ 68 की 65 की एटलीस्ट होगी, तो आई डोंट नो उनकी मॉम डैड है या नहीं, बट वो कह रही होंगी कि मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। तो आई नो कि ये स्टोरी काफी बड़ी हो गई थी, लेकिन मेनली यहाँ पे वर्ड्स बहुत है और आपको वर्कबुक में ये मोस्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वर्कबुक में देख लेना, जैसे कि आप उसे बेटर तरीके से थोड़ा समझ पाओ, ठीक है। इवन तो मैंने सबका मतलब बता ही दिया और आई गेस आपने लिख भी लिए होंगे सब अपनी बुक में, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थीम्स की, मतलब बहुत ही मजेदार स्टोरी और लास्ट में तो एकदम अजीब सही, मतलब आप सोच सकते हो कंक्लूजन इसका क्या हुआ होगा, हमें नहीं पता। यही तो स्टाइल होती है एक पोएट की या एक ऑथर की, मतलब वो अपनी क्रिएशन के लास्ट में अगर कुछ बताते नहीं तो हम सोचते रह जाते हैं कि आगे क्या हुआ होगा, क्या वो दोबारा भाग के गया होगा, अभी इतना बूढ़ा है, इतनी दूर जाता है तो शायद ना ही गया हो, अगले दिन शायद वो वहां गया हो, उसे दिखा ना हो हॉर्स, या फिर हो सकता है उसकी बीवी उसे सच में छोड़ के चली गई हो, मतलब कुछ भी हो गया हो। बट बाद में तो ऑब्वियसली शायद उसे सच पता ही चल जाए, इसका कोई हमें नहीं पता, आगे कोई बता ही नहीं गई है बात। लेकिन काफी मजेदार चीज थी और मजे के बीच मतलब क्या ऐसा था, क्योंकि एक्चुअली इनके बीच में लैंग्वेज बैरियर था एक, राइट। और इसी के साथ हम देख लेते हैं थीम, क्योंकि थीम इंपॉर्टेंट है, थीम स्टाइल कैरेक्टर्स सब इंपॉर्टेंट है। आप कैरेक्टर्स पढ़ लीजिएगा, मुनी की वाइफ, मुनी और अमेरिकन मैन, ये आप वर्कबुक में से बस एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है दो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से लड़ रही हैं एक तरह से, मतलब थीम किस तरीके का है, वेल्थ और पोवर्टी का, कुछ मतलब वो इंसान पैसे वाला था, इधर पोवर्टी थी। नॉलेज और इग्नोरेंस का, इग्नोरेंस मतलब कोई इंसान में नॉलेज की कमी होना, तो यहाँ मुनी इग्नोरेंस था, वहां नॉलेज थी, इसकी वजह से ये हंसी थोड़ी सी क्रिएट हो पा रही है। एक थीम इसी पे बेस्ड है, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, मतलब जो मुनि था वो स्पिरिचुअल साइड को बहुत बिलीव करता था, अच्छे कर्म वगैरह वो सब उसका था, राइट। कल्कि के बारे में उसने बात करी एंड एवरीथिंग। दूसरी साइड वो मटेरियलिस्टिक इंसान था, पता चल रहा था कि मतलब उसके पास सारे संसाधन होंगे रहने के, मतलब ये सारी चीजें हमें पता चलती है। और चौथा पार्ट ऐसा है इस थीम का कि यहाँ पे कल्चर्स डिफरेंट है, एक अमेरिकन कल्चर है, एक अलग ही कल्चर है, वहां का रहन सहन, कपड़े, बोलचाल, लोगों की अलग टाइप की लाइफस्टाइल होती है, मतलब वो लोग नॉर्मल मतलब जो इंडस्ट्री मेड चीजें हैं वो यूज करते हैं, पैकेट वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, मतलब उनका लाइफस्टाइल ही एकदम बिल्कुल अलग होता है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल है हम कहते हैं ना, और एक हमारा जो है अलग लाइफस्टाइल है। तो वो जो मुनि ऐसे लोगों का सिंबल था, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया मुनि किस तरीके का इंसान था, गरीब, अनपढ़ भी कहोगे आप, उसे अनपढ़ ही कहोगे, एक स्पिरिचुअल इंसान और एक इंडियन इंसान, मतलब इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला। वहीं दूसरी ओर चीजों से प्यार करने वाला, मटेरियलिस्टिक, ठीक है, कि मेरे को ये फोन मिल जाए मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ये वो, ठीक है। वो जो मटेरियलिस्टिक वेस्टर्न कल्चर, पढ़ा लिखा और पैसे या फिर वेल्थ को शो करा, तो वो अमेरिकन पर्सन। तो ये जस्ट हंसी के लिए नहीं है, ये कुछ शो भी कर रहा है, तो मतलब उस चीज को भी ध्यान रखना है कि सिर्फ स्टोरी पढ़ ली हंस ली है ये नहीं। बात तो ये है कि हमें वर्ड मीनिंग्स पता होनी चाहिए, राइट, एंड ये थीम्स एंड ये सब पता होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन जो मुश्किल वाले बनते हैं वो इन्हीं पार्ट से बनते हैं। स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे हम स्टाइल पढ़ लेते हैं। पहली चीज हम देखेंगे नरेशन। नरेशन यहाँ पे कैसा है, थर्ड पर्सन का, राइट। एक कोई तीसरा आदमी मतलब थर्ड पर्सन, मतलब कि कोई और ये सारी स्टोरी बता रहा है कि मुनि के साथ क्या हुआ, ठीक है, उस इंसान के साथ, उसके पूरी फैमिली के साथ क्या हुआ, वो एक अननोन इंसान वो कहानी एक तरह से सुना रहा है, राइट। तो इस टाइप का इसका नरेशन है। इमेजरी की बात की जाए तो साउंड इमेज, जो ऑडिटरी इमेजरी है काफी यूज की है, मतलब जो
मतलब ऑडिटरी इमेजरी, इमेजरी मतलब कि आप किसी चीज को इमेजिन कर पाओ, जो ऑडियो है उसको समझ पाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुनि केप्ट क्लियरिंग हिज थ्रोट कफिंग एंड स्नीजिंग, उस कफिंग एंड स्नीजिंग को हम समझ पाते हैं। अगर हम कहानी को इमेजिन कर रहे हैं तो हम वो बात को समझ पाएंगे, मतलब हमारे कान उस चीज को समझ पा रहे हैं, हमारा दिमाग उस आवाज को महसूस कर पा रहा है, राइट। तो ये लिखने का स्टाइल है, ठीक है। द कपल ऑफ क्रोनीज लॉन्चिंग इन द टेम्पल कॉरिडोर हेल्ड हिम, उसे बुलाया। हार्डली हैड दीज वर्ड्स लेफ्ट हिज लिप्स when they heard the bleating outside, bleating तो वो भी चीज है। और जैसे यहाँ पे कलर इमेजेस का यूज किया गया है, ठीक है, कलर इमेजरी का यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, पेंटेड अ ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू ऑल ओवर, रेड फेस्ड फॉरेनर। रेड फेस्ड फॉरेनर आते ही एक्चुअल में मेरे दिमाग में बात ही आई थी कि एक रेड फेस्ड का इंसान है, वो खाकी कपड़े पहना है, ये वो, तो आप इमेजिन कर पाते हो जब आप पढ़ते हो, ठीक है। येलो एंड इंडिको कलर जब बताया जा रहा था तो आई वॉज इमेजिनिंग कि एक बहुत ही अच्छा सा हॉर्स होगा, ये सही चीज है, ठीक है। बाकी हमारा थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे डायलॉग का यूज किया गया है काफी सारा, यूज ऑफ डायलॉग, दैट इज मतलब कि ज्यादातर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में चीज दिखेगी, और डायलॉग मतलब दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन, मोनोलॉग नहीं है ये। जैसे कि पेट्रियोट थी वो मोनोलॉग थी, ये डायलॉग कॉन्वर्सेशन को दिखाती है ये स्टोरी। यहाँ पे मुनि की बात को थोड़ा डिस्क्राइब किया जा रहा है, फिर उसकी बात को एज इट इज दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये डायलॉग्स हो रहे हैं तो हमें पता है कि वो उन कैरेक्टर्स ने क्या बोला। जो नरेटर है वो तो अपनी चीजें बोल ही रहा था बीच बीच में, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं थी वो नरेटर की बात थी मुंह से, जो कहानी सुना रहा है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जैसे रिटोरिकल डिवाइसेस यूज की गई है, जैसे कि सिमाइल। देखो अब सिमाइल और मेटाफोर में अंतर क्या होता है। मेटाफोर में भी हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो सिमाइल है उसमें क्या होता है, उसमें लाइक वर्ड यूज होता है, ही इज लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है वेरियर विथ ए स्किनी लाइक मुस्टैच, स्किनी मतलब ऐसे कर्व्ड जो मूछे हैं, लाइक यूज किया जाए तो ये सिमाइल हो गया, राइट। हम बहुत छोटे से ये पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर में। पर्सोनिफिकेशन में कई बार आपको बता चुकी हूँ, हर पोयम या फिर स्टोरी के बाद ये बताती हूँ। पर्सोनिफिकेशन मतलब कि एक डेड या फिर ऐसी चीज, नॉन लिविंग चीज या फिर ऐसी चीज जो मूव नहीं कर सकती, प्लांट एंड ऑल एनिमल, ये उनकी तुलना ऐसी, उनकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताई जाए जो एक्चुअल में सिर्फ ह्यूमन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओशियन जो है अर्थ को निकल जाएगी और जो है ऐसे हॉर्स जो है बड़ा होता जाएगा, जबकि वो हॉर्स डेड था, तो ये ओशियन और हॉर्स को पर्सोनिफाई किया गया। एलिट्रेशन यूज की गई है। एक कपल ऑफ क्रोनीज, सी देखा, एक से ज्यादा वर्ड एक लाइन में अगर एक ही लेटर से जो है बिगिन कर रहे हैं, ठीक है, और उसका भी एक स्टाइल होता है, तो वो एलिट्रेशन होता है, मतलब रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जिनका पहला लेटर सेम है। जैसे कि कपल ऑफ क्रोनीज, फॉक ऑफ 40 शीप, शुरुआत में जो हमने पार्ट 1 में देखा था। गॉकी गोड्स कहाँ पढ़ा हमने, आप हमें बता सकते हैं। इट स्पटर्ड एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, स्पटर्ड एंड स्टॉप्ड, ठीक है। सिंबलिज्म यूज किया गया है। मुनि को एक ऐसा रूरल इंसान दिखाया गया जो गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, इंडिया से बाहर नहीं गया है, इंडियन कल्चर को सिंबलाइज कर रहा है, बाकी अमेरिकन पर्सन आपका इसी का जस्ट उल्टा कर रहा है, ठीक है। और हम इस स्टोरी में हमने देखा कि किस तरीके से नारायण जी ने इस स्टोरी में ह्यूमर लाने की कोशिश की है, हंसी लाने की कोशिश की। कैसे कोशिश की है, जैसे कि उन्होंने कई बार ऐसे बोला, जैसे कि मुनि की वाइफ ने उससे बोला था कि तुम्हारे जबड़े में है तो 4 दांत, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं बड़ी चीजें खाने की हैं। लास्ट में एकदम क्लाइमैक्स चेंज हो जाता है कि वो कहता ही है कि मैं बेच के आया, और वो जो गोट्स है वो आ जाती है। यहाँ पे आपको हंसी आती है। दूसरा कि जब वो मुनि ऐसे खांस रहा होता है तो वो कहता है कि तुम ऐसे खांसते खांसते गटर में गिर जाओगे, यंग मैन, ऐसे करके उधर हमें हंसी आती है। ऐसी भरी पड़ी है ऐसे वर्ड से, ऐसे सेंटेंसेस से ये कहानी कि आपको हंसी आती है नेचुरली, ठीक है। और जैसे कि उसने बताया था कि अभी तुमने 5 हफ्ते पहले अपने बेटी का जन्मदिन, अपना जन्मदिन बताया था कि तुम्हारा जन्मदिन है, ये वो, राइट। एंड ये वो शॉपकीपर कहता है, ठीक है। और ह्यूमर क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज बैरियर तो है ही कि इन दोनों के बीच में एक लैंग्वेज का डिफरेंस था। इनका एक
अंडरस्टैंडिंग नहीं थी दोनों की। सो बस यही सब था जो भी पॉइंट्स होने चाहिए, और दैट्स इट। आई गेस आपको सब कुछ समझ आ गया है। हाँ, मैंने जो कहा वर्कबुक रीड कर लेना, इवन दो मतलब वीडियो देख लो लेकिन फिर भी उसको एक बार रीड कर लेना। जब भी रिवाइज करना मतलब वर्कबुक से रिवाइज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स वगैरह सब कुछ है। मैंने अपने लेवल से पूरी कोशिश करी है कि 3 पार्ट्स में आपको इन डिटेल, ये नहीं कि एक ही बार में सब कुछ क्लटर करके आपको बता दिया, तो वो कोशिश नहीं करी है मैंने अलग से 3 पार्ट बनाए, बहुत ही इलेबोरेट तरीके से समझाया, और आई गेस आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो, कोई भी एक वर्ड का भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपने नेट से भी ढूंढ लिया नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई दे दूं। और यस, इफ़ यू लाइक्ड our effort, you can consider subscribing and at least कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी, कैसे भी अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे देना, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय।